विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि संस्कृत का यह टॉप 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यह 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में बहुत सारा प्रश्न देखने को हूबहू मिलेगा, क्योंकि आज का क्लास यह 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी एक क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा के बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उनका भी बारीकी तरीके से तैयारी हो पाए। और 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तो क्लास का बिना मिस किए हुए यह सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं के में आपको सभी विद्यार्थी को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसकी जय होती है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है तो किसकी जय होती है, यानी किसकी जीत होती है। तो किसकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की जीत होती है। राइट आंसर 1 का ए होगा, हमेशा सत्य की जीत होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। तो यह दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछ लेगा इन्हीं प्रश्नों में से, तो आप लोग इतना जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 2 नंबर में कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पटना का इतिहास टोटल 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। 2 का राइट आंसर ए होगा। यही क्वेश्चन को पूछ लेता है कि पटना किस शब्द से बना है, तो पटना पत्तनम शब्द से बना है। किस शब्द से, तो पटना पत्तनम शब्द से बना है। और पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी कहाँ, पटना किसके किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे। और क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो पटना है उसमें क्या क्या अवस्थित है, तो पटना में गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, जैविक उद्यान, अवशेष, महावीर मंदिर भी पटना ही में है। संजय गांधी जैविक उद्यान, महात्मा गांधी सेतु पुल, यह सभी के सभी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में है। और पाटलिपुत्र का नया नाम यही पटना है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, रिवीजन करके हम आपको बता दिए, ताकि आपको अधिक लंबे समय तक याद रहे सभी क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु कौन थे, यह क्वेश्चन हम कई बार आपको बताए हैं कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। राइट आंसर सी होगा 3 का। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सिख धर्म के 10वें और अंतिमवें गुरु है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट करता है आपके बोर्ड परीक्षाओं में। और क्वेश्चन भी पूछता है, गुरु नानक पूछता है क्वेश्चन में आपसे कि गुरु नानक देव सिखों के कौन से गुरु थे। तो सिख धर्म के यह तीनों गुरु थे, गुरु अर्जुन देव भी और गुरु नानक देव भी और गुरु गोविंद सिंह जी भी, यह तीनों के तीनों सिखों के ही गुरु थे। परंतु गुरु नानक देव जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु थे। कौन से गुरु, तो 10वें और अंतिमवें गुरु थे। तो क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछा है कि 10वां गुरु कौन सा है, तो गुरु गोविंद सिंह जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। तो समझ में आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 4 नंबर में। और यह क्वेश्चन तो लगातार पूछता है, कई बार पूछा गया है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है, पक्का पूछता है। तो 2026 में भी आएगा यह क्वेश्चन 100%। तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो अब क्या अभिनव कहा जाता था, नहीं। पुत्र कहा जाता था, नहीं। भिक्षु कहा जाता था, नहीं। क्या कहा जाता था, तो उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 4 का राइट आंसर बी होगा, ब्रह्मचारी। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर की, मतलब किस राज्य की राजधानी पटना थी। तो किस राज्य की राजधानी पटना थी, तो क्या वो राजस्थान की थी, नहीं। पटना की थी, नहीं। राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, बिहार की थी। किसका थी, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। यह क्वेश्चन तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। 6 का राइट आंसर सी होगा, महर्षि वेद व्यास। अब क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के भी रचनाकार कौन है, तो मंगलम पाठ के भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद की संख्या कितना है। तो उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 है। कितना है, तो 108 है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका वर्णन है। तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसका वर्णन मिलता है, तो दर्शन शास्त्र का वर्णन मिलता है। यहीं पे क्वेश्चन और पूछता है कि जो मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ है जिसमें टोटल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है, और पांचों मंत्र पद के रूप में है, यानी पदात्मक रूप में है पांचों मंत्र। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, यह सभी के सभी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। अगर आप सभी विद्यार्थी का टारगेट 450 प्लस है, तो आप सभी विद्यार्थी को अच्छे तरीके से यह सभी क्वेश्चन को करना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। क्या हम अभी आपको नहीं बताए हैं, जस्ट अभी बताए हैं कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। और मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, यानी उपनिषद से संकलित है मंगलम पाठ। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में अभी आपको हम बताए हैं कि 5 मंत्र संकलित है। तो राइट आंसर सी होगा, 8 का 5 मंत्र संकलित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर की गंगा देवी का समय क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें नया है जो आपको करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो गंगा देवी का समय क्या है, तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी है। क्या है, तो 14वीं सदी है गंगा देवी का समय। और ये भी क्वेश्चन आता है, तो 2026 के पेपर में देखने को मिलेगा, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था। यह तो क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज में किस नगर की, मतलब आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था, यानी किस नगर में किया गया था। तो मुंबई में किया गया था। 10 का राइट आंसर डी होगा, मुंबई में। फिर क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और यहीं पर क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। क्या था, तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने रात्रि जागरण छोड़कर कहाँ गए। तो रात्रि जागरण छोड़कर कहाँ गए, तो घर गए। कहाँ गए, तो अपने घर गए। मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद ने रात्रि जागरण को छोड़कर। और फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में किया था, और मुंबई शहर में किया था। और यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का भी लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो आप लोग कन्फर्म इतना क्वेश्चन याद रखिए। इस क्वेश्चन यह सभी पूछता है। एक और पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था, तो बिरजानंद था, और उसी को गोस्वामी बिरजानंद भी बोलते हैं। तो आप लोग उसे याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष से चलती है। किससे, तो स्त्री और पुरुष से चलती है, यानी नारी और पुरुष दोनों से चलती है। 11 का राइट आंसर बी होगा। और यह क्वेश्चन तो 100 में 100% बोल रहे हैं कि आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म आता है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि किसकी, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। क्वेश्चन पूछता है तो बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो बच्चों का सच्चा रक्षक उसकी माता होती है। और पति किसका रक्षक होता है, तो पति स्त्रिया के रक्षक होती है। किसका, तो स्त्रिया का। तो आप लोग ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम आपको बताए भी हैं। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि मुंबई शहर में, किस शहर में,
तो मुंबई शहर में स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था 1875 ईस्वी में। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है। राइट आंसर 13 का बी होगा, कर्ण को कहा गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो आपको हम बताते हैं कुछ क्वेश्चन, आप लोग उसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि अंग प्रदेश का राजा कौन था? तो अंग प्रदेश का राजा भी कर्ण था। और क्वेश्चन यहाँ पे और पूछता है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? तो कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था। क्या था? तो कवच और कुंडल था जन्म से ही कर्ण के पास। क्या था? तो कवच और कुंडल था कर्ण के पास जन्म से ही था। आप लोग इसे भी याद रखिए। फिर क्वेश्चन पूछता है कि कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण सूर्यदेव और माता कुंती का पुत्र था। किसका? तो भगवान सूर्य यानी माता कुंती का पुत्र था कर्ण। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव के पक्ष से। किससे? तो कौरव के पक्ष से, कौरवों के पक्ष से कर्ण लड़ रहा था युद्ध। क्या? तो कौरव के पक्ष से कर्ण युद्ध लड़ रहा था। फिर यहाँ पे पूछता है कि पांडव कितने भाई थे? तो पांडव टोटल 5 भाई थे। ये क्वेश्चन और पूछता है कि कर्ण को कवच और कुंडल किसने ले लिया? तो कर्ण को कवच और कुंडल किसने ले लिया? तो इंद्र भगवान ने ले लिया। किसने लिया? तो इंद्र भगवान यानी इंद्रदेव ने ले लिया। और इंद्रदेव को क्या कहा गया है इस चैप्टर में? तो इंद्रदेव को शक्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो इंद्रदेव को शक्र कहा गया है इस पाठ में। और भी क्वेश्चन पूछता है कि इंद्र ने ब्राह्मण के भेष धकर किसके पास आया? तो इंद्र ने ब्राह्मण के भेष धकर कर्ण के पास आया। किसके पास? तो इंद्र ने ब्राह्मण का भेष धकर कर्ण के पास आया। आप लोग साधु का भेष पर मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि साधु का भेष नहीं, ब्राह्मण का भेष धर के आया था और कर्ण के पास आया और छल पूर्वक उससे कवच और कुंडल ले लिया। और क्या किया? तो कर्ण महादानी था और कवच और कुंडल दे दिया। तो आप लोग समझ गए, इतना आप लोग कन्फर्म समझ गए तो आपसे 100% बोलते हैं कि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर के, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद यहाँ पे पूछा है कि किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद जो है वह अंतिम भाग वैदिक शास्त्र का है। किसका है? तो वैदिक शास्त्र का है। 14 का राइट आंसर सी होगा। फिर क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका वर्णन मिलता है? तो उपनिषद के अंतिम भाग में वर्णन आपसे पूछ देगा कि किसका वर्णन मिलता है? तो उसमें दर्शन शास्त्र का मिलता है। किसका? तो उसमें दर्शन शास्त्र का मिलता है। तो यह दोनों के दोनों मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेना है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य रहती है? तो सभी भाषाओं की साहित्य में कौन तात्पर्य रहती है? तो स्त्रियाँ तात्पर्य रहती है। 15 का राइट आंसर सी होगा, स्त्रियाँ तात्पर्य रहती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि विश्व शांति पाठ किस वातावरण का वर्णन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है। तो विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो पूरे अशांति का वर्णन है। 16 का राइट आंसर बी होगा। यही क्वेश्चन को पूछता है। फिर वो पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि विश्व शांति पाठ के अनुसार आज का यह पूरे संसार किस महासागर की ओर है? तो कौन सा महासागर की ओर है? तो अशांत महासागर की ओर है। कौन सा महासागर? तो अशांति महासागर की ओर है। किस महासागर? तो अशांति महासागर की ओर है यह पूरी संसार। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि मंगलम पाठ किस प्रकार का मंत्र है? तो बताए थे, हम आपको बताए थे, इसीलिए हम सभी क्वेश्चन को रिवाइज करके बताते हैं ताकि हमारा विद्यार्थी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 100% बन पाए और उनसे एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। तो आप सभी विद्यार्थी को क्या करना है? अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है? तो हम बताए हैं कि पद के रूप में संकलित है। 17 का राइट आंसर ए होगा। मंगलम पाठ में टोटल मंत्र कितना है? तो 5 है। और यह पांचों मंत्र किस रूप में है? तो पद के रूप में संकलित है। बताए हैं कि नहीं? आप ही लोग बताइए। तो इसीलिए डीपली हम पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर की मैत्रेय किसका पत्नी था? तो मैत्रेय किसका पत्नी था? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो मैत्रेय जो था वह याज्ञवल्क्य की पत्नी था। किसका था? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय था। 18 का राइट आंसर बी होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मैत्रेय जो थी वह
वह याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। और याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज़ का शिक्षा दिया था? क्वेश्चन पूछ देता है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज़ का शिक्षा दिया था? तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। किस चीज़ का? तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को। तो आप लोग इतना कुछ नहीं याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा घुमा कर यह सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में समाज दूषित हो गया था? तो कौन सा काल में समाज दूषित हो गया था? तो मध्यकाल में दूषित हो गया था। 19 का राइट आंसर ए होगा, मध्यकाल में दूषित हो गया था। और क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि किस काल में समाज दूषित हो गया था? तो मध्यकाल में हो गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि समाज दूषित क्यों हो गया था? तो समाज दूषित मध्यकाल में क्यों हो गया था? अगर कोई विद्यार्थी का पावर है तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 100% अगर आपको पावर है तो। और यह किस चैप्टर से लिया गया है यह क्वेश्चन, और कौन सा चैप्टर है, और समाज दूषित हो गया था क्यों हुआ था? आप लोग बताइएगा जरूर, वरना हम सब्जेक्टिव में भी आपको पढ़ाएंगे संस्कृत का, जो कि हम नेक्स्ट बैच चलाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे बारीकी तरीके से। तो आपको क्या करना है, 100% इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि समाज दूषित क्यों हो गया था, इसको आपको बताना है। तो 19 का राइट आंसर ए होगा। आपको समझ में आया? अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर कि किसे बस में नहीं किया जा सकता है? क्या यह क्वेश्चन आपको हम नहीं बताए हैं? सभी बताए हैं कि किसे बस में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। 20 का राइट आंसर ए होगा, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि अणु से भी छोटा कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा आत्मा है। क्वेश्चन पूछता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी से भी बड़ी क्या है? तो आत्मा है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि छोटी से भी छोटी क्या है? तो छोटी से भी छोटी आत्मा है। यहाँ पे और क्वेश्चन पूछता है कि ऋषि मुनि किसको पार कर लेता है? तो ऋषि मुनि मृत्यु को पार कर लेता है। और क्वेश्चन पूछता है कि परमात्मा कहाँ रहता है? तो परमात्मा कहाँ रहता है? तो परमात्मा सर्वत्र रहता है। कहाँ रहता है? तो परमात्मा सर्वत्र रहता है, यानी एक जगह पर नहीं रहता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सभी जगहों पर रहता है। कौन? तो परमात्मा। और परमात्मा किसको बोला गया है? तो ईश्वर को। तो यह क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल समझ में आएगा, हम बारीकी तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है किस नंबर में कि श्याम वर्ण कौन थी? श्याम वर्ण कौन थी? श्याम वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो श्याम वर्ण का अर्थ होता है सांवला कलर का। देखते होंगे आप, बहुत लड़का या लड़कियां बहुत गोरा होती है, बहुत काली होती है, बहुत मतलब श्याम वर्ण की होती है, यानी सांवला कलर का। तो वही श्याम वर्ण का वही अर्थ होता है कि सांवला कलर का कौन थी? तो इनमें से सांवला कलर की कौन थी? तो विजयंका थी। कौन थी? तो विजयंका थी। और यहीं पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे बोर्ड परीक्षा में? पूछेगा कि महाभारत में किसका वर्णन है? तो महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा का वर्णन है। क्वेश्चन पूछता है महाभारत में किसका वर्णन है? तो महाभारत में सिल्वा का वर्णन है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो विजयंका थी वह विजयंका को सर्व शुक्ला और सरस्वती किसने कहा? क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो डांडी ने कहा। किसने कहा? तो डांडी ने कहा था विजयंका को सर्व शुक्ला और सरस्वती। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रात्रि जागरण के छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? पहले तो हम आपको बताए हैं कि मूल शंकर किसका नाम है। तो मूल शंकर किसका नाम है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है। और रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ गया था? तो अपने घर गया था, जो कि हम आपको बारीकी तरीके से रिवीजन करके नेक्स्ट वाला पिछले वाले क्वेश्चन में हम अभी बताए हैं आपको बारीकी तरीके से। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। 22 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर कि अशांति रूपी सागर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? तो अशांति रूपी सागर के किनारे कौन बसा है? तो यह पूरी संसार बसा है। 23 का राइट आंसर सी होगा। और यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह विश्व शांति पाठ से लिया गया है। कौन से? तो विश्व शांति पाठ से लिया गया है यह क्वेश्चन। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि गोलघर कहाँ स्थित है? तो जस्ट बताए थे आपको, हम बताए थे कि गोलघर संजय गांधी जैविक उद्यान और शेष महावीर मंदिर भी और गुरुद्वारा भी और महात्मा गांधी सेतु पुल, यह सभी के सभी कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है। तो राइट आंसर 24 का ए वाला होगा, पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण
निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछता है कि गोल घर का निर्माण किसने करवाया है, तो गोल घर का निर्माण किसने करवाया, तो अंग्रेजों ने करवाया। किसने करवाया था, तो गोल घर का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया था, तो गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया था, तो अनाज रखने के लिए करवाया गया था गोल घर का निर्माण। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जो यह गोल घर है जिसमें अनाज रखने के लिए बनवाया गया था कब, तो 1786 ईस्वी में। तो इतना आप लोग याद रखिए। फिलहाल हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और बार के तरीके से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन आपको याद है ना, तो बहुत है, आप लोग की अच्छा तैयारी है आप सभी विद्यार्थी को। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम था। क्या था, तो पाटलिग्राम था। 25 का राइट आंसर डी होगा, पाटलिपुत्र नहीं था। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है। क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। पुष्पपुर पटना का नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि बहुत सारा फूलों का उत्पादन पटना यानी पाटलिपुत्र में होता था, नदी के किनारे, इसीलिए पटना को पुष्पपुर भी कहा गया। और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या क्या कहा। 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव में पूछता है, तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या क्या बताया था, तो भगवान बुद्ध ने अनेकों बार पाटलिपुत्र में आए थे, यानी भगवान बुद्ध बार बार पाटलिपुत्र में आए थे। और उन्होंने उसी समय बताया था पाटलिपुत्र के बारे में कि यह नगर कालांतर में, यानी आने वाले समय में, कालांतर का अर्थ क्या होता है, तो आने वाले समय में यह नगर महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग और पानी जल का हमेशा भयभीत रहेगा। यह नगर यानी कलह से हमेशा भयभीत रहेगा, यानी खतरा बना रहेगा सदैव, ऐसा भगवान बुद्ध का मानना था। भगवान बुद्ध ने ऐसा बताया था पाटलिपुत्र के बारे में। तो क्या आपसे लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा आपसे सभी क्वेश्चन। 2 नंबर में पूछे, 1 नंबर में पूछे, बिल्कुल बनेगा। और भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था, यानी पटना का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम था। तो यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। तो आज का क्लास यही पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे पे क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइए और पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा का पीडीएफ मैं दे चुका हूं, तो आप सभी विद्यार्थी डाउनलोड कर लीजिए। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप सभी विद्यार्थी का यह 25 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हुआ, ये भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और आपका एक है कि आज कितने तारीख है, तो आज आपका 7 तारीख है। अब आज आपका 7 तारीख है, और आज इस 7 तारीख को यानी 7 अगस्त को आपको हम ला रहे हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में, किस में, तो बोर्ड परीक्षा 2026 में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आपका किस प्रकार से एग्जाम होगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, सभी का बारे में डिटेल तरीके से हम एक वीडियो ला रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को जरूर देख लेना है, आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा बिहार बोर्ड से। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे लाए 450 नंबर प्लस, और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करें, कमजोर छात्र कैसे अपना तैयारी करके अच्छे तरीके से 450 प्लस ला सकते हैं, यह सभी पर एक वीडियो हम ला रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को 100% देखना है, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय।